अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। आज हमें देखना है वैदिक सभ्यता का पार्ट 3। कल मैंने आपको बता दिया है कि इनकी इकाई क्या होती थी, यानी कि इनका जो समाज है वो किस पर आधारित था, समाज कैसे बना था, इसके समाज का प्रमुख कौन होता था, राजा के बारे में, उसके क्या क्या नाम होते हैं, ये सब मैं आपको पार्ट 2 में कवर करा चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा पार्ट 2 जरूर देखना। आज हम लोग उसके आगे की चीजों को देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको पार्ट 1 में जो फर्स्ट क्लास थी वैदिक सभ्यता की, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये लोग जो होते थे, ये लड़ाका जनजाति होती थी, यानी कि इन लोगों को युद्ध करना ज्यादा पसंद है। ये लोग युद्ध क्या करते थे, और मैंने आपको बताया भी है कि जब ये लोग भारत में आए, भारत के सरजमीन पर आए, तब इन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों को देखा था जो कि मे भी हो सकता है कि सिंधुवासी ही रहे होंगे। तो मैंने बताया था कि इन लोगों का सिंधुवासियों के साथ में युद्ध हुआ था, जिसका हमें प्रमाण खुद आर्य सभ्यता की ही बुक में मिलता है, यानी कि इनके वेद में मिलता है। इसका हमें एक वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक युद्ध का वर्णन किया गया है जिसे कहा गया है 10 राज्ञा युद्ध। आखिर क्या होता है 10 राज्ञा युद्ध? 10 राज्ञा का मतलब है 10 राजाओं का युद्ध। मतलब इसमें जो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो एक कबीला होता है, कबीला किससे मिलकर बनता है? जब 3-4 परिवार कुल के लोग और परिवार कुल के लोग ग्राम के लोग मिलकर एक बड़ा कबीले का निर्माण करते हैं। तो ये जो कबीला होता था ना, इसका राजा कौन, इसका जो सरदार होता था वो कौन होता था? वो होता था राजा। अब राजा क्यों युद्ध करता था? अपने ग्राम को बचाने के लिए। तो इसमें 10 राज्यों का युद्ध है। कहने का मतलब है कि 10 राजाओं ने आपस में युद्ध किया। ये जो कबीले वाले हैं ना, ये आपस में लड़ाई करते थे। मतलब ये है एक ही जाति के लोग, एक ही समाज के लोग, बट ये आपस में लड़ाई करते थे अपने गोधन को बढ़ाने के लिए, अपनी गायों की रक्षा के लिए, अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए। तो उसी टाइम में इनके मध्य में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है 10 राज्ञा युद्ध। और इस 10 राज्ञा का वर्णन हमें किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। 10 राज्ञा युद्ध लिखना। इसका वर्णन हमें इसका वर्णन हमें मैंने आपको मंडल बताए थे ना, मंडल जो कि यूनिट्स होते हैं ऋग्वेद के। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 7वें मंडल में मिलता है, ठीक है। 10 राज्य युद्ध के बारे में हमें किसमें पता चलता है? जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है उसमें हमें इसके बारे में पता चलता है। नंबर 1, अब इसमें ना अलग अलग कबीले के लोगों ने भाग लिया, अलग अलग कबीले के लोगों ने पार्टिसिपेट करा, युद्ध करा। तो इस टाइम पर 2 प्रमुख कबीले थे। एक तो था कुरु कबीला, कुरु, और दूसरा था भरत कबीला। कुरु और भरत ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस कबीले थे, इनका नाम बहुत ज्यादा आता है। तो इनके मध्य में जो युद्ध हुआ था ना, उसमें ये कबीले भी थे। तो इस युद्ध में जो विजय हुआ था वो था भरत कबीला। तो भरत कबीला सबसे बड़ा कबीला बन चुका था, और इस टाइम पे सबसे ज्यादा युद्ध में जो विजय प्राप्त किया वो है भरत ने। और इस 10 राज्य युद्ध में भी जो विजय प्राप्त करता है वो है भरत कबीला। तो लिखिएगा, इस युद्ध में सबसे बड़ा कबीला इस युद्ध में सबसे बड़ा कबीला भरत कबीला विजित होता है। ठीक हो गया? तो 10 राज्य युद्ध का वर्णन हमें कहा मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और इस युद्ध में सबसे बड़ा कबीला है आपका भरत, जो कि विजित होता है, यानी कि उसको जीत प्राप्त होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसी में, आपने जो ये वर्ण के बारे में सुना होगा, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण की शुरुआत यहीं से हुई थी। आपको पता है कि सिंधु सभ्यता वाले किसी भी प्रकार के जात पात, ऊंच नीच में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। हाँ, उनके मध्य में सामाजिक अलगाव था, थोड़ा बहुत ऊंच नीच था, लेकिन वो था अर्थव्यवस्था के आधार पर। जो भी व्यापारी वर्ग और अच्छे धनी वर्ग थे वो उच्च, मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, जो अमीर वर्ग थे वो पश्चिमी टीले में रहते थे, और आम नागरिक पूर्वी टीले में, जो थोड़े कम संसाधन युक्त हैं, जिनके पास, जो थोड़े कम अमीर है, मतलब गरीब हैं जो। लेकिन यहाँ पर कुछ जो व्यवस्था में चेंजेस आए ना, वो वर्ण के अकॉर्डिंग आए थे। मतलब समाज को आपने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, लेकिन इस समय तक भी जो ये वर्तमान के अकॉर्डिंग समाज बटे हैं वैसे नहीं बटे थे। ये 4 वर्ण तो बट गए थे, बट ये बटे था इनके कार्यों के आधार पर।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़े का काम करता है तो यानी वो किसी की सेवा कर रहा है, तो उसको थर्ड वर्ण में डाल दिया गया, वैश्य में। इसी तरीके से अलग, अगर जैसे राजा है, राजा का काम है युद्ध करना, तो उसे क्षत्रिय वर्ग में डाल दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जन्म पर आधारित है, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। मैंने बताया था सभा और समिति ऑलरेडी है जो कि चयन करती थी कि राजा सही है या नहीं है। अगर राजा उपयुक्त नहीं होता था तो किसी कुम्हार के बेटे को भी राजा बनाया जा सकता था, अगर उसमें वो गुण और वो लक्षण हो राजा बनने के, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर राजा के बेटे को किसी और काम में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल उसे इंटरेस्ट है लकड़ी की खूबसूरती कारीगरी करने में, तो वो चाहे तो वो कर सकता था। ऐसा भेदभाव नहीं था कि तो तुम राजा हो या बड़े लोगों का काम है और कारीगरी छोटे लोगों का काम है, ऐसा नहीं था। वहां पर जो ये चारों चीज थी ना, ये ऐसे डिवाइड नहीं थी, मतलब ऊपर नीचे डिवाइड नहीं थी, बराबर में डिवाइड थी। बस इनको ये बताया गया था कि आपका काम ये होगा, आपका काम ये होगा, आपका काम ये होगा, आपका काम ये होगा, मतलब कार्यों के आधार पर बताया था। हाँ, थोड़ा बहुत भेदभाव तो शुरू हो चुका था कि इन लोगों को कुछ इस तरीके की पायदान था, मतलब रहेंगे एक साथ ही जुड़े हुए, कोई भी इंसान इस काम से इस काम में आ सकता था, इस काम से इस काम में आ सकता था। तो इतना ज्यादा भेदभाव अलगाव नहीं होता था, ये रोक टोक नहीं होती थी कि आप लोग अपने काम को चेंज करें। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब समाज जटिल अवस्था में बनने लगा, तब ये भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गए, तब ये सीढ़ी टूटकर ऐसी हो गई, बिल्कुल सीधा खड़ा। आप ऊपर है तो ऊपर ही रहेंगे, नीचे है तो नीचे रहेंगे, आप ऊपर से नीचे नहीं हो सकते। ये हुआ था बाद में धीरे धीरे। लेकिन जब स्टार्टिंग व्यवस्था आई थी तो उनके कामों के आधार पर बांटी गई थी, ठीक है। तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, इस बात का भी हमें सबसे पहला प्रमाण कि इस काल में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो हमें पता चलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। लिखिएगा, ऋग्वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल जिसको पुरुष सूक्त कहा गया है, 10वें मंडल, ब्रैकेट में लिखना पुरुष सूक्त, सिंपल आपका पुरुष सूक्त। आपसे डायरेक्ट नाम भी पूछा जा सकता है कि क्या कौन सा मंडल है वो पुरुष सूक्त, या फिर कौन से नंबर का है। 10वां मंडल है जो कि है पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का, पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन से वो वर्ण होते हैं। 4 टाइप्स के वर्ण होते हैं। अच्छा, एक और चीज लिखना, ये वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित ना होकर, जन्म पर आधारित ना होकर कार्य पर आधारित थी, कार्य पर आधारित थी। ठीक है, ये व्यवस्था वर्ण पर नहीं है, आप लोगों के कार्य पर आधारित थी। तो इसी आधार पर 4 वर्ण बांटे गए हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है आप लोगों का ब्राह्मण। अच्छा, ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये बताया गया कि ये ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न है। ये इसी टाइम पर बता दिया गया था कि ब्रह्मा के शरीर के अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। तो आप हेडिंग में ये भी लिख लीजिएगा कि इस वर्ण व्यवस्था की इस वर्ण व्यवस्था का बंटवारा ब्रह्मा के शरीर से किया गया है। इस वर्ण व्यवस्था का बंटवारा ब्रह्मा के शरीर से किया गया है। सबसे पहले लिखिएगा ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण लिखना, ब्रह्मा का सर, ब्रह्मा का सिर। और कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है इनका, यज्ञ कराना, पूजा पाठ, मतलब सिंपली कहे तो जो दिमागी कार्य होता है, पठन पठन वगैरह का कार्य, उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि मतलब एक तरीके से कहे तो अध्ययन करने का काम, ठीक है, अध्ययन, अध्ययन कार्य। वहीं दूसरा वर्ण होता था आप लोगों का क्षत्रिय, जो कि है ब्रह्मा का बाजू। बाजू बोले तो हाथ, या फिर आप इसको कह सकते हैं कंधा या बाजू। देखो कंधा, आपने हमेशा सुना होगा कि हमारे बाजू मजबूत हैं, मतलब कि युद्ध के रूप में युद्ध में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, हाथों का। जिसके हाथों में ताकत हुई, जिसके बाजू में ताकत होती है, वही युद्ध जीतता है। तो क्षत्रियो को बाजू कहा गया है, जिनका कार्य होता था युद्ध करना, ठीक है। और तीसरा है आपका वैश्य। वैश्य का काम होता था व्यापार करना, और इन लोगों के, इन दोनों के खाने पीने की व्यवस्था करना, यानी कि कृषि करना, व्यापार करना,
इन दोनों के अलावा कुछ और जो काम है जिससे आप लोग अपनी सेवा के बदले में धन अर्जित कर सकते हैं, कार्य के बदले धन अर्जित कर सकते हैं, वो सब काम आगे आगे वैश्य में। इनको बताया गया है पेट, ब्रह्मा का पेट या नाभि या कमर, इनका काम होता था आप क्या कह सकते हैं इनके कार्य के लिए, आदि करना, व्यापार आदि। और लास्ट जो है वो है आप लोगों का शूद्र। शूद्र को बताया जाता है पैरों से या जंघा से, ब्रह्मा का जंघा या पैर। ये सबसे निम्न माने गए थे, इनको माना जाता है कि ये अन्य तीन की सेवा करेंगे, अन्य तीन की सेवा। इसमें आपके वो आएंगे किसान वगैरह, क्योंकि किसान एक तरीके से सेवा ही करता है, वो अन्न उगाएगा तभी तो ये तीन लोग खाएंगे, है ना। उसके अलावा जो भी अन्य सेवाएं होती है, घर बनाना, मकान बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, खाना बनाना, जैसे कोई भी काम करते होंगे, तो ये सब कुछ आ जाता है आपके शूद्र में। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जिसमें जो नहीं लिख पाए हैं वो सीधे स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग या तो अपनी स्पीड बढ़ाइए या फिर आप लोग समझ कर। शायद दोस्तों लाइट चली गई है, जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया ठीक है, नहीं तो बैक जाकर एक बार क्लास को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइट चली गई है एक्चुअली, तो सॉरी, क्लास तो आगे नहीं हो पाएगी कंटिन्यू, बट इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है नेक्स्ट क्लास में।